हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। तो आज बात करने वाले हैं पॉलिटी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी थर्ड पेपर में पॉलिटी है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए यह वीडियो खास करके महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और उसके आंसर को भी देखेंगे, और ये जो है जो भी क्वेश्चन होगा ये एमवीवीआई होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहले वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को देखते हैं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको आप पढ़ते जाइएगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही करते करते। देखिए, ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दोनों है। तो नीचे आते हैं, पहले ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन सब है। चलिए, तो इसमें टोटल कितना है? इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। तो चलिए अब सबको एक एक करके विस्तार से देखते हैं आंसर के साथ। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है, क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न है स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? क्या है पहला प्रश्न? स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? इसके विभिन्न अर्थों की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, इसके विभिन्न अर्थों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने का अधिकार हो। वो क्या कहलाता है? स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्रता का अर्थ ही यही होता है, ठीक है। बशर्ते बशर्ते उससे दूसरों की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचे। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता को मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, गरिमा और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। स्वतंत्रता का पहला अर्थ बंधन से मुक्ति है। इसका पहला अर्थ क्या है? कि बंधन से मुक्ति, किसी भी बंधन में नहीं रहना, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाए ताकि वह अपने विचारों और कार्यों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, ठीक है। यदि राज्य या समाज अत्यधिक नियंत्रण लगाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है, ठीक है, सीमित हो जाती है। अब आगे है, दूसरा अर्थ अवसर की उपलब्धता है। स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संसाधन व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर देते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा अर्थ व्यक्तिगत स्वायत्तता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके। उदाहरण के लिए पेशा चुनना कि हमको क्या करना है, तो ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। विचार व्यक्त करना और जीवन शैली निर्धारित करना व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है ना। अब देखिए आगे, राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक दृष्टि में स्वतंत्रता क्या है? ये जो है लोकतंत्र की आधारशिला होती है, यानी बेस है लोकतंत्र का। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और विचार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह स्वतंत्रता समाज में नवाचार, बहस और प्रगति को संभव बनाती है, ठीक है। अब आगे है, लोकतंत्र व्यवस्था में नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और विचार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह स्वतंत्रता समाज में नवाचार, बहस और प्रगति को संभव बनाती है। अच्छा, ये पिछला स्लाइड ही है। इस प्रकार स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह मानव गरिमा, समानता और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन अच्छे से, पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं, अब आगे आते हैं क्या, तो अब आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है और इसमें अंतर क्या है। चलिए, स्वतंत्रता के अध्ययन में सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन दोनों को समझने से स्वतंत्रता के
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों या हस्तक्षेप का अभाव। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में राज्य या समाज द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। इस विचार के अनुसार स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखना है। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है, उदाहरण है। इस दृष्टिकोण को उदारवादी विचारकों ने अधिक महत्व दिया है। ठीक है। दूसरी ओर सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है वह क्षमता या सामर्थ्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसमें केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि विकास के अवसर भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक अवसर व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने में सहायता करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता इस बात पर बल देती है कि राज्य को नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। दोनों अवधारणाओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को हस्तक्षेप से बचाने पर जोर देती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को सक्षम बनाने पर बल देती है। ठीक है, तो यही मेन अंतर है इसका। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका सीमित होती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। ये अंतर है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का संतुलन आवश्यक माना जाता है। यदि केवल नकारात्मक स्वतंत्रता पर ध्यान दिया जाए तो सामाजिक असमानताएं बढ़ सकती हैं, और यदि केवल सकारात्मक स्वतंत्रता पर ध्यान दिया जाए तो राज्य का हस्तक्षेप अत्यधिक हो सकता है, हद से भी ज़्यादा हो जाएगा। निजी क्षेत्र में भी राज्य का हस्तक्षेप होने लगेगा। तो दोनों में क्या है, संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो यही जो है अंतर है इसमें। ठीक है, इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का समन्वय किया जाए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे और उसके विकास के लिए आवश्यक अवसर भी उपलब्ध हो। ठीक है, आगे है स्वतंत्रता को मुक्ति और विकास के रूप में कैसे समझा जाता है। स्वतंत्रता को मुक्ति और विकास के रूप में कैसे समझा जाता है, तो देखिए, स्वतंत्रता को केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे मुक्ति और विकास के रूप में भी समझा जाता है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बंधनों से मुक्त कर उसे अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। मुक्ति के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को उन बाधाओं से मुक्त किया जाए जो उसके जीवन को सीमित करती है। इतिहास में कई प्रकार के दमनकारी व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे दास प्रथा हो गया, उपनिवेशवाद और सामाजिक भेदभाव। इन व्यवस्थाओं में मुक्ति प्राप्त करना स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पहलू है। जबकि व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होता है तब वह अपने अधिकारों और क्षमताओं का क्या करता है, उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर विकास के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं। यदि इन सुविधाओं का अभाव हो तो स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, स्वतंत्रता और विकास के बीच गहरा संबंध है। तो स्वतंत्रता और विकास के बीच क्या है, गहरा संबंध है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है। बिल्कुल, जब पूरा छूट रहेगा तो वो अपने अंदर जो भी बात होगा वो क्या कहेगा, खुल के बताएगा, नए विचारों को अपनाने में सक्षम होता है और समाज के विकास में योगदान देता है। इसी प्रकार जब समाज में विकास होता है तो लोगों को अधिक अवसर प्राप्त होते हैं और उनकी क्या होता है, और उनकी स्वतंत्रता मजबूत होती है। क्या होती है, उनकी स्वतंत्रता मजबूत हो जाती है, होने लगती है, होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता को मुक्ति और विकास दोनों के रूप में महत्व दिया जाता है। राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों को सामाजिक अन्याय, गरीबी और भेदभाव से मुक्त करे तथा उनके विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। इस प्रकार स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और मानव विकास का महत्वपूर्ण क्या है, साधन भी है। ठीक है,
अब चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व स्पष्ट करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है? तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचार, मत और भावनाएं बिना किसी भय या दबाव के व्यक्त करने का अधिकार हो। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का एक मूलभूत सिद्धांत है और इसे मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो जो है वन शॉट होने वाला है और थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि आंसर भी इसका क्या है, लॉन्ग आंसर है। तो लॉन्ग आंसर रहेगा तभी ना आप एग्जाम में लिख पाइएगा। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है सेशन। आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों, आगे देखते हैं, नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। इससे शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। दूसरा महत्व यह है कि समाज में विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। जब लोग स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं तो विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं और समाज में ज्ञान तथा समझ का विस्तार होता है। इससे वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी है। जब व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है तो वह आत्मविश्वास महसूस करता है और समाज में सक्रिय भागीदारी करता है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः असीमित नहीं होती। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, घृणा फैलाने वाले भाषण, हिंसा को बढ़ावा देने वाले वक्तव्य या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र, सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह नागरिकों को सशक्त बनाती है और समाज में विचारों की विविधता को बनाए रखती है। तो चौथा नंबर प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, असहमति लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? असहमति लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, असहमति का अर्थ है किसी विचार, नीति या निर्णय से अलग मत रखना और उसे व्यक्त करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को एक महत्वपूर्ण और स्वस्थ प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि यह शासन और समाज को अधिक उत्तरदायी और गतिशील बनाती है। क्या बनाती है? उत्तरदायी और गतिशील बनाती है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो। यदि समाज में असहमति को दबा दिया जाए तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाता है। असहमति लोगों को सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने और सुधार की मांग करने का अवसर प्रदान करती है। असहमति का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे गलत नीतियों और निर्णयों की पहचान संभव हो पाती है। जब नागरिक खुलकर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं तो सरकार को अपनी नीतियों की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने का अवसर मिलता है। असहमति समाज में विचारों की विविधता को भी बनाए रखती है। विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच संवाद और बहस से बेहतर समाधान निकलते हैं। यदि केवल एक ही विचार को स्वीकार किया जाए तो समाज में रचनात्मक और प्रगति रुक सकती है। इतिहास में कई सामाजिक और राजनीतिक सुधार असहमति के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन में लोगों ने असहमति व्यक्त कर परिवर्तन लाने का प्रयास किया, यानी गलत नीति पर असहमति जताकर। हालांकि असहमति को जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करना आवश्यक है। यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से होनी चाहिए ताकि समाज में अशांति न फैले या हिंसा न फैले। तो सभी का तौर तरीका होता है ना, तो वही बात है। अब 6 नंबर है, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स क्या हैं? प्रमुख विचारों के मत बताइए। तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को केवल मानव होने के कारण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार किसी राज्य, सरकार या कानून द्वारा दिए नहीं जाते हैं, ठीक है, बल्कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक न्याय के आधार पर माने जाते हैं। इसलिए इन्हें जन्म सिद्ध अधिकार भी कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा
को सुनिश्चित करना है। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा प्राचीन काल से ही विचारकों के बीच चर्चा का विषय रही है। यूनानी और रोमन दार्शनिकों ने यह माना कि प्राकृतिक के नियम मानव समाज से ऊपर होते हैं। क्या होते हैं? माना कि प्राकृतिक के नियम मानव समाज से ऊपर होते हैं और इन्हीं के आधार पर न्याय और अधिकार निर्धारित होते हैं। बाद में आधुनिक युग में कई प्रमुख विचारकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया। अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक थे। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जन्म से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं। लॉक का मानना था कि राज्य की स्थापना इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। फ्रांसीसी विचारक रूसो ने भी प्राकृतिक अधिकारों को महत्व दिया। उनके अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन समाज में अनेक बंधनों में बंध जाता है। इसलिए राज्य को ऐसा होना चाहिए जो लोगों की स्वतंत्रता और समानता की क्या करे? रक्षा करे। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का प्रभाव आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई देशों के संविधान तथा मानवाधिकार घोषणाओं में इन अधिकारों को मान्यता दी गई है। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार मानव स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा को मजबूत बनाते हैं और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांतों में से एक माने जाते हैं। अब है 7वां प्रश्न, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर स्पष्ट करें। तो नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार क्या होता है, इसमें अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं। अधिकारों को सामान्यतः दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, नैतिक अधिकार और दूसरा क्या है? कानूनी अधिकार। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति के हितों और गरिमा की रक्षा करना है, लेकिन इनके आधार और स्वरूप में महत्वपूर्ण अंतर है। तो दोनों में अंतर तो होगा ही, दोनों अलग अलग चीज़ है लेकिन मकसद एक ही है। क्या? नैतिक अधिकार वे अधिकार है जो नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक मूल्यों और न्याय की भावना पर क्या होता है? आधारित होता है। ये अधिकार किसी लिखित कानून पर निर्भर नहीं होते हैं। नैतिक जो अधिकार है ये इसका कोई लिखित कानून नहीं होता, ठीक है, बल्कि समाज की नैतिक मान्यताओं से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ व्यवहार मिलने का अधिकार या कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना नैतिक अधिकारों से क्या है? जुड़ा है। नैतिक अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये व्यक्ति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं। समाज में लोग नैतिक सिद्धांतों का पालन करके एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी दंड आवश्यक नहीं होता। दूसरी ओर कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य और कानून द्वारा मान्यता दी जाती है। ये अधिकार संविधान, कानूनों और न्यायालयों द्वारा संरक्षित होती है, यानी यह लिखित होता है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकारों के उदाहरण हैं। इन अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षित किया जाता है और इनके उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत की जा सकती है और सजा भी मिलती है, ठीक है। इस प्रकार नैतिक अधिकार समाज की नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कानूनी अधिकार राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर आधारित होते हैं। दोनों मिलकर समाज में न्याय, समानता और मानव गरिमा की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं 8वें नंबर पे, मानव अधिकार की अवधारणा और महत्व पर चर्चा करें, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने का कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। मानव अधिकारों की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें समान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। मानव अधिकारों का विचार विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक महत्वपूर्ण बन गया। युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि मानव गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर व्यवस्था की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से 1948 में
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया गया। मानव अधिकारों में कई प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं। इनमें जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्रमुख होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। मानव अधिकारों का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहले ये व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करते हैं। जब लोगों को उनके अधिकार प्राप्त होते हैं तो वे आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकते हैं। दूसरा, मानव अधिकार लोकतांत्रिक समाज को मजबूत बनाते हैं। जब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं तो समाज में न्याय और समानता की स्थापना होती है। इससे सामाजिक स्थिरता और विकास को भी प्रोत्साहन मिलती है। तीसरा है, मानव अधिकार सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार नागरिकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार न करे और उनके अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, इस प्रकार मानव अधिकार आधुनिक समाज और लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करते हैं तथा मानव समाज को अधिक मानवीय और क्या बनाते हैं, न्यायपूर्ण बनाते हैं। तो ये हो गया कितना नंबर। अब आगे आते हैं, अब 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक राज्य में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? आधुनिक राज्य में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? देखिए, आधुनिक राज्य में अधिकारों की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं तथा राज्य शक्ति को संतुलित करने में सहायता करते हैं। सबसे पहले अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। यदि लोगों को अधिकार न मिले तो राज्य या समाज द्वारा उनके साथ अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने और अपने हितों की रक्षा करने का अवसर मिले। दूसरा अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को मतदान करने, सरकार की आलोचना करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इन अधिकारों के माध्यम से जनता शासन को नियंत्रित कर सकती है और उसे जवाबदेह बना सकती है। तीसरा, अधिकार सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। जब सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं तो समाज में भेदभाव की असमानता को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और अवसरों की समान अधिकार से समाज में विकास और प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा, अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। यदि सरकार के पास असीमित शक्ति हो तो वह नागरिकों के साथ अन्याय कर सकती है। अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्य करे। इस प्रकार आधुनिक राज्यों में अधिकारों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की आलोचना कीजिए। देखिए, अब प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत अभी पढ़े हैं तो इसको अब दोबारा देखने की आवश्यकता तो है नहीं। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या होता है, चलिए अब आते हैं आगे। 11 नंबर प्रश्न पे समानता का अर्थ और प्रकार समझाइए। समानता का अर्थ क्या होता है, यानी इक्वालिटी का। तो चलिए देखते हैं। समानता राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका सामान्य अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान और अवसर प्राप्त हो। समानता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता को न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला माना जाता है। समानता के कई प्रकार होते हैं। पहला, कानूनी समानता। इसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार या विशेष दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा प्रकार है राजनीतिक समानता। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार।
तीसरा प्रकार है सामाजिक समानता। इसका मतलब है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, समान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। जाति, लिंग या अन्य सामाजिक आधारों पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। चौथा प्रकार है आर्थिक समानता। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता न हो और सभी लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो। इस प्रकार समानता का अर्थ केवल समान अधिकार देना नहीं है, बल्कि समाज में न्यायपूर्ण अवसर और सम्मान सुनिश्चित करना भी है। यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्धांत है। तो अब 12 नंबर है, तो समानता समझ गए। अब 12 नंबर है समतावाद। समतावाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो समतावाद क्या है? समतावाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य असमानताओं को कम करना और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। समतावाद इस विचार पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान गरिमा और मूल्य रखते हैं। समतावाद की पहली विशेषता यह है कि मानव समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार सभी मनुष्य जन्म से समान और किसी भी प्रकार के भेदभाव को उचित नहीं माना जा सकता। दूसरा विशेषता यह है कि समतावाद समान अवसर पर जोर देता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके। तीसरी विशेषता यह है कि समतावाद आर्थिक असमानताओं को कम करने का समर्थन करता है। यदि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता हो तो गरीब और कमजोर वर्गों को उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। चौथी विशेषता यह है कि समतावाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार हो। समतावाद आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह समानता और न्याय की स्थापना में सहायता करता है। इसके माध्यम से समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। अब 13 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 13 नंबर है असमानताओं के प्रमुख कारण की व्याख्या करें। जो समाज में या किसी भी जगह असमानता है उसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, समाज में असमानता एक सामान्य सामाजिक समस्या है। असमानता का अर्थ है कि समाज में कुछ लोगों के पास अधिक संसाधन, अवसर और शक्ति होती है जबकि अन्य लोगों के पास कम होती है। इसके कई कारण होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। असमानता का पहला प्रमुख कारण है आर्थिक अंतर। जब समाज में संपत्ति और संसाधनों का वितरण असमान होता है तो अमीर और गरीब के बीच अंतर पैदा हो जाता है। इससे अवसरों और जीवन स्तर में भी असमानता बढ़ने लगती है। दूसरा कारण सामाजिक संरचना। कई समाजों में जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इससे कुछ वर्गों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं जबकि अन्य वर्गों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तीसरा कारण शिक्षा और अवसरों की कमी। जिन लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलते वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। चौथा कारण राजनीतिक शक्ति का असमान वितरण है। जब समाज में कुछ लोगों या समूहों के पास अधिक राजनीतिक शक्ति होती है तो वे अपने हितों के अनुसार नीतियां बनाते हैं जिससे असमानता क्या हो जाता है, बढ़ सकता है। असमानता के कारण समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे कि गरीबी हो गया, सामाजिक तनाव और असंतोष हो गया। इसलिए आधुनिक राज्य का प्रयास होता है कि नीतियों और योजनाओं के माध्यम से असमानता को क्या किया जाए, कम किया जाए। 14 नंबर प्रश्न है विभेदात्मक व्यवहार क्या है, उदाहरण सहित समझिए। विभेदात्मक व्यवहार का अर्थ है कि विभिन्न परिस्थितियों या आवश्यकताओं के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि समाज में सभी लोगों की परिस्थितियां समान नहीं होती, इसलिए समान परिणाम प्राप्त करने के लिए कभी कभी अलग नीतियां अपनानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए समाज में कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से पिछड़े या वंचित रहे हैं। यदि उनके साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाए तो वे आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
इसलिए उन्हें विशेष अवसर या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे अन्य लोगों के बराबर आ सके। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की नीति विभेदात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस नीति के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को विशेष अवसर दिए जाते हैं ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। तो ये जो आरक्षण वाला जो चीज़ है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। विभेदात्मक व्यवहार का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं बल्कि वास्तविक समानता स्थापित करना होता है। यदि समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को ध्यान में रखे बिना सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए तो कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। हालांकि इस नीति के संबंध में कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे अन्य वर्गों के साथ अन्याय हो सकता है, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि यह नीति सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार विभेदात्मक व्यवहार समाज में वास्तविक समानता और न्याय स्थापित करने का एक क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। अब आगे आते हैं 15 नंबर पर, सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता और महत्व बताइए। तो सकारात्मक भेदभाव की क्या आवश्यकता है और इसकी क्या महत्वता है। तो देखिए, सकारात्मक भेदभाव एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करना है ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि समाज में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई समाजों में कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और अन्याय का सामना करते हैं। जाति, नस्ल, लिंग या आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक समान पहुंच नहीं मिल पाई। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार विशेष नीतियां लागू करती है। इस नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। सकारात्मक भेदभाव का महत्व यह है कि सामाजिक न्याय और समान अवसर को बढ़ावा देता है। इससे समाज में संतुलन और समावेशिता बढ़ती है तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनने का अवसर मिलता है। हालांकि इस नीति की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोग इसे योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हैं, लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह नीति समान परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इस प्रकार सकारात्मक भेदभाव समाज में न्याय और समानता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। अब 16 नंबर है न्याय, यानी कि जस्टिस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। न्याय क्या है? न्याय राजनीतिक दर्शन की एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्य अर्थ में न्याय का तात्पर्य है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार किया जाए तथा उसे उसके अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार उचित अवसर और संसाधन प्राप्त हो। न्याय का उद्देश्य समाज में संतुलन, समानता और व्यवस्था बनाए रखना होता है। प्राचीन दार्शनिकों ने न्याय को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग को अपना अपना कार्य सही ढंग से करना चाहिए। उनके अनुसार जब समाज के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब न्याय की स्थापना हो जाती है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया, एक वितरणात्मक न्याय और एक सुधारणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है कि समाज में संसाधनों और अवसरों का उचित वितरण हो, जबकि सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य गलत कार्यों को सुधारना और संतुलन स्थापित करना है। आधुनिक विचारकों के अनुसार न्याय का संबंध समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में न्याय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। न्याय समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि समाज में न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तो असंतोष, संघर्ष और व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार न्याय केवल एक नैतिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला भी है। यह समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा करता है तथा एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब आते हैं
प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? 17 नंबर प्रश्न। प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ है कि निर्णय लेने और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समान हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर व्यवहार किया जाए। प्रक्रियात्मक न्याय इस विचार पर आधारित है कि केवल परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। यदि किसी निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो तो लोग उस निर्णय को अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। पहला तत्व है निष्पक्षता। इसका अर्थ है निर्णय लेने वाले व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। दूसरा तत्व है पारदर्शिता, जिसका मतलब है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। तीसरा तत्व है सभी पक्षों को सुनने का अवसर देना। न्याय की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय सही तथ्यों और तर्कों के आधार पर लिया जाए। आधुनिक न्याय व्यवस्था में प्रक्रियात्मक न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यायालयों में मुकदमे की सुनवाई, साक्ष्यों की जांच और निर्णय देने की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्रियात्मक न्याय समाज में विश्वास और वैधता को भी मजबूत करता है। जब लोग देखते हैं कि निर्णय निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से लिए जा रहे हैं, तो वे कानून और संस्था पर अधिक भरोसा करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। 18 नंबर, वितरणात्मक न्याय की व्याख्या कीजिए। वितरणात्मक न्याय क्या है? देखिए, वितरणात्मक न्याय का संबंध समाज में संसाधनों, अवसरों और लाभों के उचित वितरण से है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में उपलब्ध संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण और संतुलित तरीके से किया जाए। इसके आगे जो है ये देख लीजिएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, वैश्विक न्याय का अर्थ और महत्व बताइए। ग्लोबल जस्टिस क्या होता है? वैश्विक न्याय का अर्थ है कि दुनिया के सभी देशों और लोगों के बीच न्यायपूर्ण और समान व्यवहार सुनिश्चित किए जाएं। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि आज के वैश्वीकृत विश्व में समस्याएं और अवसर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। वैश्विक न्याय का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता, मानवाधिकार और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी देशों को विकास और संसाधनों के उपयोग के समान अवसर मिले। वैश्विक न्याय महत्व कई कारणों से बढ़ गया है। पहला कारण है आर्थिक वैश्वीकरण। आज दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए संसाधनों और व्यापार के न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है मानवाधिकारों की सुरक्षा। यदि किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी पड़ता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा क्या है? आवश्यक है। तीसरा कारण है कि वैश्विक समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और महामारी, इन समस्याओं का समाधान केवल राष्ट्रीय स्तर पर संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और न्यायपूर्ण नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक न्याय के माध्यम से दुनिया में शांति, सहयोग और संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब 20 नंबर प्रश्न है, सत्ता, प्राधिकार और वैधता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों में क्या अंतर है? तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में सत्ता, प्राधिकार और वैधता तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो शासन और राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता करती है। सत्ता का अर्थ है किसी व्यक्ति या संस्था की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरे के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित कर सके। सत्ता कई रूपों में हो सकती है, जैसे राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता या सामाजिक सत्ता। प्राधिकार सत्ता वह रूप है जिसे लोग स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति या संस्था को वैध या और उचित माना जाता है, तब उसकी सत्ता प्राधिकार बन जाती है। उदाहरण के लिए सरकार या न्यायालय का आदेश प्राधिकार का रूप होता है। वैधता का अर्थ है किसी शासन या सत्ता को जनता द्वारा उचित और स्वीकार्य माना जाना। जब लोग यह मानते हैं कि शासन सही और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है, तब उसे वैधता प्राप्त है।
इन तीनों अवधारणाओं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। सत्ता तब स्थिर और प्रभावी बनती है जब उसे प्राधिकार और वैधता का समर्थन प्राप्त होता है। यदि सत्ता के पास वैधता नहीं होती तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते और शासन में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार सत्ता, प्राधिकार और वैधता मिलकर एक प्रभावी और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए 21 नंबर, कानून की अवधारणा और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये क्या है, इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन जो अंत वाला लास्ट वाला है इसको भी देखिएगा ध्यान से। 22 नंबर है, राजनीतिक दायित्व क्या है। राजनीतिक दायित्व का अर्थ है नागरिकों का वह कर्तव्य है जिसके अनुसार वे राज्य के कानून और नियमों का पालन करते हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा, 22 नंबर हो गया ये। अब आगे देखिए, आगे है 23 नंबर, नागरिक अवज्ञा का अर्थ और महत्व समझाइए। इसको देख लीजिएगा अच्छा से। 24 नंबर है, नागरिक अवज्ञा और क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। 25 नंबर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के पालन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये तो अंतिम प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसका नोट्स भी मिल जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे आपको सभी क्लास का नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा और नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।